तो सन्यासियों और अघोरियों के अंतिम संस्कार की बहुत सारी बातें होती हैं। सन्यासियों का जो अंतिम संस्कार होता है वो बच्चों की तरह उनको भी जलाया नहीं जाता है। किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? वो किन्नरों का तरीका है, वो ना ही हिंदू धर्म का तरीका है ना ही मुसलमान धर्म का तरीका है। आपने भस्म होली के बारे में सुना है? जो लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है वो जो बची हुई राख है उससे होली खेलना। उससे होली खेलना, और सब लोग आते हैं वहाँ पे। अब शव एक बार दफन हो गया, फिर दफन होने के बाद शव से वो फरिश्ते आकर के बात करते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? दो फरिश्ते आती हैं जिनका बहुत ही विविड और बहुत ही भयावना डिस्क्रिप्शन है लिटरेचर में। सच में एक ऐसा समुदाय है जो कि ना तो शवों को अपने जलाता है, ना दफन करता है, ना जल प्रवाह करता है, बल्कि वो उसको खुले में छोड़ देते हैं। तिब्बत में पहाड़ी पे छोड़ दिया जाता है शव को। सिमिलरली वहाँ पे भी गिद्धे और कौवे उसको कंज्यूम करते हैं। क्या बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए अलग प्रक्रिया होती है? हम ऐसा समझते हैं कि हिंदू धर्म में सबका अग्नि संस्कार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों को प्रवाह किया जाता है। पहली बार जब शमशान घाट गया तो वहाँ मैंने एक सच देखा जिसको मैं बहुत दिन तक पचा नहीं पाया। पहला सवाल जो घाट पे पूछा गया वो ये था कि गोत्र क्या है और जाति क्या है। क्या घाटों पर शमशान गृह में अलग अलग जाति के लिए अलग अलग जगहों पर आत्मसंस्कार होता है? और जो दलित समुदाय के लोग आते हैं उनको तो बहुत सारी बार कॉमन क्रिमेशन ग्राउंड्स में एंट्री भी नहीं होती है। जिंदगी की बिसात पर बाकी मौत की एक चाल हैं हम लोग। बस एक चाल भर होती है मौत। मौत जो जीवन का एक पहलू है, और आज हम इसी पहलू की बात करेंगे। और अगर बहुत साफगोई से कहूँ तो फिर आज हम अंतिम संस्कारों की बात करेंगे। आज जस्ट ब्रेकिंग डाउन में हम लास्ट राइट्स की बात करेंगे। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, जैसे कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है, अघोरियों का, सन्यासियों का अंतिम संस्कार कैसे होता है, जब बच्चे की मौत हो जाती है तब उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स में, तमाम समुदायों में किस तरीके से अंतिम संस्कारों की प्रक्रिया है और क्या मान्यताएं हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑथर मीनाक्षी दीवान मौजूद होंगी, जिनकी एक किताब है द फाइनल फेयरवेल। ये किताब हार्पर कोलिन से आई है और ये तमाम उन चीज़ों की बात करती है जिनका अभी मैंने जिक्र किया है। तो इन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं उन्होंने इसको लिखने में, तो बहुत सारी कहानियां हैं उनके पास बताने के लिए, हमें समझाने के लिए कि आखिर हम अपने प्रियजनों को अंतिम विदाई कैसे देते हैं। तो आइए देखते हैं पॉडकास्ट। सवालों की शुरुआत सबसे पहले हम बाबा फरीद की जो लाइनें हैं कि कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दुई नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। तो इसमें ये बात की जाती है कि सारा तन तो कागा कौवे खा लेना, लेकिन जो दो आंखें हैं उनको छोड़ देना, क्योंकि मुझे पिया से मिलना है। लेकिन ये सिर्फ पंक्तियां नहीं हैं। सच में एक ऐसा समुदाय है जो कि ना तो शवों को अपने जलाता है, ना दफन करता है, ना जल प्रवाह करता है, बल्कि वो उसको खुले में छोड़ देते हैं और ताकि पक्षी आकर के उसके उस शव को खा सकें। इस समुदाय के बारे में बताइए, और क्या सच में ऐसा कोई प्रक्रिया होती है? तो जैसे कि ये किताब है, ये 5 रिलीजन्स के बारे में बात कर रही है। हिंदू समुदाय में और सिख समुदाय में तो अग्नि संस्कार किया जाता है, और मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय में दफनाया जाता है। लेकिन पारसी समुदाय का जो लास्ट राइट्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उसमें स्काई बेरियल किया जाता है, जिसमें शव को ना ही तो जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है, ना ही उसका जल प्रवाह किया जाता है। उसको टावर ऑफ साइलेंस, जो कि एक ढांचा रहता है, लंबा सा ढांचा रहता है, उस पे एक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहता है। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स रहते हैं, गोलधार है ऊपर से वो। और वहां पे जो सबसे अंदर वाला है उसमें बच्चों को रखते हैं, उससे आगे वाला है वो महिलाओं के लिए, और सबसे आगे वाला पुरुषों के लिए है। वहां पे शव को छोड़ दिया जाता है, जिसे कि गिद्धे और कौवे उसका सेवन करते हैं, और बाद में उसको एक रिचुअलिस्टिक तरीके से जो भी ढांचा बचता है या कंकाल बचता है उसको डिस्पोज किया जाता है। तो ये मेथड है। लेकिन ये मेथड जो है, जिसको हम स्काई बेरियल बोलते हैं, ये सिर्फ पारसी समुदाय में देखने के लिए नहीं आता है, देखने में नहीं आता है, ये बाकी समुदायों में भी देखने में आता है। जैसे कि कुछ बुद्धिस्ट कम्युनिटीज में, जैसे कि तिब्बत में
पहाड़ी पे छोड़ दिया जाता है शव को। सिमिलरली वहां पे भी गिद्धे और कौवे उसको कंज्यूम करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस की जगह पर वहाँ टावर ऑफ साइलेंस पहाड़ी में छोड़ दिया। पहाड़ी पे छोड़ दिया जाता है, ये फर्क है। तो टावर ऑफ साइलेंस जो है वो पारसी कम्युनिटी में बिल्कुल यूनिक है, पर इसका एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है। क्या है अंडरस्टैंडिंग? अंडरस्टैंडिंग ये है कि अग्नि को, जल को, धरती को, सबको प्योर माना जाता है, और शव को मानते हैं कि वो इम्प्योर हो जाता है एक टाइम के बाद। वो एक बहुत लॉजिकल चीज भी है कि एक डिकम्पोज होने लगता है वो एक टाइम के बाद। तो उसको फैमिली मेंबर्स भी एक पॉइंट के बाद नहीं छूते हैं, नहला देते हैं, तैयार कर देते हैं। उसके बाद उसमें एक बाउंड्री सी बना दी जाती है, प्रीस्ट भी नहीं एंटर करते हैं उसको। अच्छा। उसको एक स्पेसिफिक कम्युनिटी मेंबर्स रहते हैं जो कि प्रोफेशनल इसी काम के लिए होते हैं, वो हैंडल करते हैं, और उनको भी शुद्धि करनी पड़ती है उसके बाद, नाहन बोलते हैं उसको। अच्छा, तो इस मतलब ये मान लेते हैं कि शव ये अपवित्र हो गया है, अब ये इन तीनों प्रक्रियाओं में कहीं जाने लायक नहीं कहीं है। जाने लायक नहीं रहा है, इसीलिए वो लोग टावर ऑफ साइलेंस पे उसको डिस्पोज करते हैं शव को। तो ये तरीका बिल्कुल यूनिक है अगर आप देखें। और बाद में उसको, और टावर ऑफ साइलेंस के अंदर भी सब लोग नहीं जा सकते, प्रीस्ट पे नहीं जाते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद तो फिर वो नासो सलारी हैंडल करते हैं अंदर। ये तो क्या होते हैं? ये ट्रेन लोग होते हैं जो बॉडीज को हैंडल करते हैं, किस तरीके से उनको रखना है टावर ऑफ साइलेंस के अंदर, और किस समय तक उसको उन्होंने ध्यान रखना है उसका। तो कुछ ही दिनों के अंदर वो डिकम्पोज हो जाती है बॉडी, उसके बाद जो भी कंकाल बचता है। लेकिन अभी गिद्धों की पॉपुलेशन जो है बिल्कुल जीरो हो गई थी कुछ साल पहले, तो काफी शव जो है ऐसा देखने को आया कि वो बहुत समय तक डिकम्पोज नहीं हो रहे हैं, वो ऐसे कैसे ही पड़े हैं। तो जिसकी वजह से कुछ पारसी कम्युनिटी मेंबर्स ने अभी क्रिमेशन सर्विस, अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक क्रिमेशन जो है वर्ली में उसको ऑप्ट करना शुरू किया है। क्योंकि अब वो नेचुरल प्रोसेस जो थी उसके तहत वो नहीं कर पाए। हाँ, वो थ्रेटन हुआ बिकॉज गिद्धों की पॉपुलेशन जो एक डिक्लोफेनिक दवाई है उसके सेवन की वजह से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। अभी उसको रिप्लेनिश करने के लिए कुछ कुछ तरीके ढूंढे जा रहे हैं, एंड आई होप सून कम्युनिटी अपने जो ट्रेडिशनल लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स हैं उसको दोबारा से कर पाएं। कर भी रहे हैं अभी, लेकिन उसमें समय बहुत लग रहा है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है गिद्धों की डिकम्पोज करने के लिए या सेवन करने के लिए। जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे बचपन की एक मेमोरी याद आई कि हम गांव जाते थे, तो हमारे गांव में एक बाग में बेल का पेड़ था। तो हमें बताया जाता था कि इस बेल के पेड़ का कभी भी बेल नहीं खाना। तो हम लोग पूछते थे जिज्ञासा में कि क्यों नहीं खाना है। तो बताया जाता था कि वहाँ बच्चों को, छोटे जिनकी डेथ हो जाती है, जो मतलब बॉर्न हुए मर गए या बहुत छोटी उम्र में उनकी मौत हो गई, उनको उस पेड़ के नीचे दफना दिया जाता है। तो ऐसे हम लोग को कहा जाता था कि वो उधर मत जाना। तो क्या बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए अलग प्रक्रिया होती है? और क्योंकि हमने कभी देखा भी नहीं है सच, तो क्या इसके पीछे भी क्या सच था ये सच होगा, क्योंकि गांव में बच्चों को एक तो दफनाया जाता है। हिंदू धर्म में भी कुछ समुदाय हैं या कुछ एज ग्रुप्स हैं जिनके लिए, और बाकी रिलीजन्स में भी, जिनके लिए अलग अंतिम संस्कार का तरीका अलग रहता है। हम ऐसा समझते हैं कि हिंदू धर्म में सबका अग्नि संस्कार किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे बच्चों का शरीर, इसके दो कारण हैं। एक तो बच्चों का शरीर है वो कोमल मानते हैं, तो अग्नि को अर्पित नहीं करते हैं। और अग्नि संस्कार हम इसलिए करते हैं ताकि जो भी मृतक हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं वो अग्नि संस्कार के जरिए हम अपनी, उनकी जो प्रेजेंट फैमिली है उसके साथ सेवा कर सकें, हटा सकें वो बॉन्ड्स को। तो बच्चों के तो बॉन्ड्स बने ही नहीं होते हैं, तो इसलिए उनके लिए अंतिम संस्कार जरूरी नहीं समझा जाता है। तो ये है। वैसे ही सिख धर्म में भी बच्चों को प्रवाह किया जाता है, उनको अग्नि को अर्पण नहीं किया जाता है। अच्छा, तो सिख और हिंदू धर्म दोनों में ये और है। इस्लाम में बच्चों का कुछ अलग मिला आपको क्या? मुझे लगता है कि उनके प्यूरिफिकेटरी राइट्स नहीं होते हैं, जैसे नहलाना, जितना मुझे याद आ रहा है प्यूरिफिकेटरी राइट्स नहीं होते हैं। जैसे नहलाने की बात होती है या एक तरीके से ये शायद उनके नहीं होते, और मार्टर्स के भी नहीं होते हैं इस्लामिक धर्म में। नहलाना या उनको एक तरीके से तैयार करना, वो सारे स्किप कर दिए जाते हैं जी। तो बाकी तो दफनाया ही जाता है, लेकिन कुछ चीजें फरक हो सकती हैं। अब पारसी धर्म में बच्चों के लिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो है वो अलग रहता है, जैसे मैंने आपको बताया टावर ऑफ साइलेंस में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें अलग देखने को मिलती हैं हमको। जी। जब कुछ साल पहले, अभी मैं पहली बार जब शमशान घाट गया, तो वहाँ मैंने एक सच देखा जिसको मैं बहुत दिन तक पचा नहीं पाया। जैसे ही मेरे फादर के बड़े भाई का जब निधन हुआ तो हम लोग पहुँचे, और जैसे ही शव लेकर के हम पहुँचे तो वहाँ सबसे पहला सवाल जो घाट पे पूछा गया वो ये था कि गोत्र क्या है और जाति क्या है।
तो ये लाइन मेरे जहन में टिक गई कि ये क्या था। और फिर उस हिसाब से वहाँ पर जो भी वहाँ के पंडे होते हैं और जो भी ये सब प्रक्रिया कर रहे होते हैं वो लोग उसी हिसाब से आप सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा गोत्र और जाति। और ये कानपुर की घटना मैं बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद आपको अलग अलग जगह अलॉटेड है वहाँ पर कि आप फला जगह जाएंगे, आप फला जगह जाएंगे, ऐसे अलग अलग स्पेसेस हैं। तो क्या घाटों पर शमशान गृह में अलग अलग जाति के लिए अलग अलग जगहों पर आत्मसंस्कार होता है? सब जगह ये नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब निगमबोध घाट गई या मैं वाराणसी गई तो मैंने देखा कि पंडित भी अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे समुदाय भी और रीजन भी। अच्छा। हाँ, जैसे बिहार से जो लोग आएंगे वो घाट के ऊपर करते हैं अंतिम संस्कार, निगमबोध घाट में, यमुना के घाट पे करेंगे वो। तो उनके लिए पंडित भी अलग रहेंगे क्योंकि रीति रिवाज अलग रहेंगे। तो अलग महापात्रा जो होंगे, जो कि अलग पंडित होते हैं, जो कि सिर्फ अंतिम संस्कार से जुड़े होते हैं, उसमें भी फिर वेरिएशंस हैं रीजन को लेके। तो ये जो आपका जो ऑब्जर्वेशन है या आपका जो एक्सपीरियंस है, ये काफी हद तक सही है। और जो दलित समुदाय के लोग आते हैं उनको तो बहुत सारी बार कॉमन क्रिमेशन ग्राउंड्स में एंट्री भी नहीं होती है। मुझे दिल्ली का नहीं पता, लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस मेरे सामने आए किताब में, और मैंने बहुत से लोगों से बात भी की जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। कुछ कम्युनिटी के लोग हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। तो ये जो जाति वाला आप उसको भेदभाव भी बोल सकते हैं, या आप उसको बोल सकते हैं कि हम उसको पंडितों की अलॉटमेंट भी उस हिसाब से ही होती है। अच्छा। तो ये बहुत ही आम बात है और ये देखने को मिलती है जब आप जाते हैं घाटों पर। और वाराणसी में भी ये पूछा जाता है कि आप कौन से समुदाय से आते हैं। एक तो इसका फंक्शनल रीजन है कि भाई कौन से पंडित आपको अलॉट किए जाएं, क्योंकि प्रक्रियाएं अलग हैं। और दूसरा ऑफ कोर्स कास्ट इतनी परवेसिव है कि यहाँ भी जाति की काफी। तो मतलब ये शादी तक लिमिटेड नहीं है कि कहीं बारात निकल रही थी तो दूल्हे को नहीं चढ़ने दिया गया घोड़े पे। ये अंतिम संस्कार तक भी है, मतलब मौत के बाद भी ये चीज़ पीछा नहीं छोड़ रही है। नहीं छोड़ती है ये, क्योंकि मेरे सामने तो बहुत सारे केसेस आए। जब मैंने आपको भी बोला कि मैं जब इस पे रिसर्च कर रही थी, कुछ डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिनसे पता लगा कि कुछ समुदाय के जो दलित समुदाय के लोग हैं, और ये हर रिलीजन में है, ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में नहीं है, जो भी ऊंची जाति के लोग हैं वो नहीं चाहते कि कॉमन क्रिमेशन ग्राउंड जो है वो दलित को उसका एक्सेस मिले। तो काफी सारे एक्टिविस्ट बहुत सारी जगहों में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, बहुत सारी जगहों में, राजस्थान में इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं फिलहाल आप एक अलग जगह ही उनको दे दीजिए, जब तक इक्वालिटी आते आते देर लगेगी, पर कम से कम वो एक रिस्पेक्टफुली अपनी कम्युनिटी, अपने मेंबर का, फैमिली मेंबर का अंतिम संस्कार तो कर पाए। तो क्या ऐसा भी है कि जगह ही नहीं है? मतलब ऐसे भी उदाहरण है क्या कि जगह ही नहीं, बिल्कुल जगह ही नहीं है, अलाउ ही नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने घर का एक कमरा तोड़ देते हैं। केरला में एक फिल्म देखी मैंने, डॉक्यूमेंट्री, उसमें ये सामने आया। सानू कुमिल की डॉक्यूमेंट्री है ये। नाम क्या है? 6 फीट अंडर। तो उसमें ये सामने आया कि भाई बहुत से समुदाय में लोगों को स्पेस ही नहीं दी जाती है, अलाउ ही नहीं करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने कमरा एक तोड़ देते हैं और वहां पे दफना देते हैं, सड़क के किनारे दफना देते हैं अपने फैमिली मेंबर को। क्योंकि बहुत सारे दलित समाज में दफनाया भी जाता है क्योंकि लकड़ी की किल्लत रही है। लकड़ी, और वैसे भी अग्नि संस्कार की परमिशन सबको नहीं है ना, वो हायर कास्ट ग्रुप तक सीमित है। तो और रिलीजन भी अलग अलग हो सकता है। तो दोनों तीनों चीजें हैं यहाँ पे जो सामने आई। लेकिन हाँ, इसके लिए काम हो रहा है और थोड़ा थोड़ा बदलाव देखने को भी मिल रहा है। तो वो होपफुल है सिचुएशन, मैं बोलूंगी होपलेस भी है लेकिन होपफुल भी है साथ में। इतने लंबे वक्फे बाद जब इक्वालिटी की तमाम बातें, तमाम एक्ट और संविधान की बातें हो रही हूँ, तो आज़ादी के इतने सालों बाद अगर हम ये स्थिति देख रहे हैं तो होपलेस भी है, बट हाँ उम्मीद ही है जो हम कर सकते हैं। लैंड जो है ना, एक बहुत ही डिस्प्यूटेड चीज़ है। बहुत सारे आप कब्रिस्तान और फ्यूनरल स्पेसेस देखेंगे, उन पे इंक्रोचमेंट के भी केसेस बहुत सारे सामने आए। मैंने वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर से बात करी, उनका इंटरव्यू भी है किताब में। उन्होंने भी बताया कि इंक्रोचमेंट का इशू काफ़ी ज़्यादा है। और लैंड लॉबी जो है उसके रहते फिर अगर आपको लैंड अलग से अलॉट करना पड़ेगा किसी कम्युनिटी को, तो उस पर झगड़ा तो होगा। तो ये लैंड का भी इशू इसमें आता है। भले इंसान मर क्यों ना गया हो, लेकिन ये सब चीज़ें पीछा नहीं छोड़ती हैं। अच्छा, सिख धर्म तो बहुत सारी चीज़ों में हिंदुज़म के लगभग आसपास दिखता है, बहुत सारी मान्यताओं में। तो क्या अंतिम संस्कारों में भी उनका हिंदू धर्म जैसा ही कुछ होता है?
तो मैंने किताब में इनफैक्ट बिकॉज सिख धर्म थोड़ा अभी बहुत पुराना नहीं है, तो मैंने काफ़ी दूर तक जाके काफ़ी लिटरेचर में मैं गई और मैंने ढूंढने की कोशिश की कि इवॉल्व कैसे हुआ है, क्योंकि पहले तो बहुत सिमिलर था, लेकिन धीरे धीरे तो रहित मर्यादा के मैंने काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कोट किया है, उसमें कैसे कैसे इवॉल्व हो रहा है, ये डिफरेंट हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी अलग है। अग्नि संस्कार सेम है, और मुझे लगता है लास्ट राइट्स और रिचुअल्स में कल्चरल भी बहुत कुछ रहता है। जैसे जो हिंदू समुदाय थोड़े सिख समुदाय के करीब रहेंगे वो भी कुछ रिचुअल्स उनके अडॉप्ट कर लेंगे, और जो सिख समुदाय ज्यादा हिंदू समुदाय के पास रहेंगे तो वो छोटे छोटे रिचुअल्स, बड़े रिचुअल सेम रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब भी आप पढ़ेंगे वो सब सेम रहेगा, लेकिन हाँ छोटे छोटे रिचुअल्स जैसे चावल के फुलियां बोलते हैं जिसको पंजाब में, उसको फेंकना, हाँ, जब शव को लेके यात्रा, अंतिम यात्रा के लिए लेके जाते हैं, तब ये सब चीजें कुछ कॉमन भी देखने को मिलेंगी आपको, बट हाँ अलग हैं बहुत सारी चीजें। जैसे उसमें ये भी देखा जाता है कि आप जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसका काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अच्छा। और इसको पोल्यूशन के हिसाब से नहीं देखा जाता है सिख धर्म में। वो कहते हैं, गुरु नानक देव जी बोलते हैं कि जो आया है उसको जाना है, और वो डेथ को भी आनंद मानते हैं। इसीलिए आनंद साहिब के जो वर्सेस हैं वो मैरिज के टाइम भी पढ़े जाते हैं, बर्थ के टाइम भी पढ़े जाते हैं, और डेथ के टाइम भी पढ़े जाते हैं। हर खुशी के ओकेजन में जो पढ़ा जाता है वो ही मृत्यु के समय भी पढ़ा जाता है। अच्छा, तो मृत्यु को एक सैड ओकेजन नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेंशन किया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में कि आपको उसको एक हैप्पी ओकेजन मानना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा ओकेजन है जिसमें आप रब के करीब जाएंगे। अच्छा, ये पर्सपेक्टिव। हाँ, ये पर्सपेक्टिव है। तो इसीलिए और जलाते हैं, शव को जलाते ही हैं, और सेम ही रहते हैं। निकमबोध घाट में आप सिख कम्युनिटीज को भी देखेंगे, वो आ रहे हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। उनके भी पंडित ही करते हैं अंतिम संस्कार? पंडित ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे ग्रंथी भी रहते हैं जो कि आपके वर्सेस पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहिब से। अच्छा। कुछ तो गाइडेंस के लिए पंडित रहते हैं वहाँ पे, लेकिन मोस्टली आपके ग्रंथी रहते हैं। बाकी असिस्ट करने के लिए तो स्टाफ भी तो चाहिए ना, तो डेथ वर्कर्स तो रहेंगे ही, पर रोल कुछ खास नहीं होता है वहाँ पे, पंडित का रोल नहीं होता है, क्योंकि ग्रंथी ही आनंद साहिब और बाकी वर्सेस पढ़ते हैं, तो ज्यादा रोल जो है वो ग्रंथी का ही रहता है वहाँ पे। और काफी डिटेल आपने इसमें बात भी की है। इसमें बात है, इसका पूरा हमने रहित मर्यादा से लेके इसको पूरा समझा है, रहित नामों से लेके रहित मर्यादा में कैसे वो इवॉल्व हो गया है। अच्छा, और ये रहित नाम क्या होता है? ये रहित नाम में एक स्क्रिप्चर तो नहीं बोलूंगी मैं, कुछ किताबें हैं जो बहुत साल पहले सिख धर्म में इवॉल्व कर रही थी, जो उनको बताए थे कि लाइफ साइकिल रिचुअल्स किस तरीके से किए जाएं। अच्छा। उसके ऊपर, और सिख धर्म में कैसे आपको एक सेट बिहेवियर गाइड करेंगे, गाइडलाइंस बोल सकते हैं आप उसको। ये नियमावली है, ये नियमावली है एक तरीके की। तो ये पब्लिश अलग अलग, इसको काफी मैंने ढूंढा, फिर एक कई हिस्ट्री बुक में कहीं से मैंने इसको निकाला जिसका रेफरेंस आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर काफी मैंने और जाके मैंने देखा कि लास्ट राइट्स वाले कौन से पन्ने हैं। अच्छा। तो पूरी बुक के पन्ने टटोले मैंने, क्योंकि वो भी रहित नामे के हिसाब से है, पूरा रहित नामा है, उसमें फिर लास्ट राइट्स कहाँ आ रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा किताब में जाके, क्योंकि इसमें और भी चीजों के बारे में लिखा होगा, और चीजों के उसमें मैरिज राइट्स के बारे में भी होगा, बर्थ के बारे में भी होगा, बाकी कंडक्ट के बारे में भी होगा। सो इट्स बेसिकली a book or a guideline for how the sick person should conduct, guidelines for conduct basically। जी। जब आप अभी ये बात कर रही थी कि जो शव की अंतिम यात्रा जो निकाली जाती है, तो हम लोग उसमें देखते हैं हिंदुज़म में राम नाम सत्य है, और वो पूरा तैयार करके और फिर उसको सफ़ेद कपड़े में लेके जाते हैं कंधों पे। मैंने अभी तक एक वाकया मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम मणिपुर गए, अभी जब वहाँ पर ये दंगे हो रहे थे, तो मणिपुर में हम जेनिम्स मॉर्ग से लेकर के लगभग 20 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद जिन लोगों की मौत हुई थी उन दंगे में, उनका 20 किलोमीटर दूर गांव था। तो सड़क के दोनों तरफ लोग वाइट कलर के और पिंक कलर के कपड़े पहने हुए थे, एक तरह के, और दोनों तरफ मौजूद थे, और बीच में वो प्रोसेशन निकल रहा था, पूरी यात्रा जो थी वो निकल रही थी। तो वैसी अंतिम यात्रा की कल्पना, वो डॉक्यूमेंट्री हमारे चैनल पे है भी और काफ़ी देखनी चाहिए। वैसी कोई यात्रा मैंने देखी नहीं है अभी तक। क्या ऐसा भी संभव है कि इतनी भीड़ और इतने सारे लोग शामिल हों? खैर,
अब हम बात करना चाहते हैं इस्लाम की कि इस्लाम में ये जो सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि एक बात कही जाती है कि जब शव एक बार दफन हो गया, फिर दफन होने के बाद शव से जो है वो फरिश्ते आकर के बात करते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? आपके सामने क्या आया? मैंने काफ़ी इस पे लिटरेचर देखा और काफ़ी हिस्टोरियंस का काम मैंने इसमें समझने की कोशिश की। तो मुझे ये समझ आया कि और मैं एक मौलवी साहब से बात कर रही थी जब अच्छा। किताब का बहुत लोगों का इंटरव्यू किया गया, काफ़ी सारे रिचुअल स्पेशलिस्ट को मैंने इंटरव्यू किया, उनसे समझने की कोशिश की, ऑल्सो कॉन्टेम्परराइज भी करना था हमको, बदलाव भी देखने थे ना। तो सिर्फ स्क्रिप्चर्स या हम हिस्टोरिकल किताबें तो नहीं देख सकते, हमें और भी क्योंकि टाइम टू टाइम चीज़ें बदलती भी हैं, कंडेंस भी हो रहे हैं बहुत सारे रिचुअल्स। तो मैं जब उनसे बात कर रही थी तो मुझे उन्होंने बोला कि हम जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी हमें जो है दफनाना चाहिए। अच्छा। तो मैंने उनको बोला क्यों? तो बोले नहीं, एक तो शव एक समय के बाद सही नहीं रहता है, इतना देर लगे, और फिर बोले आगे की भी तो परेशानियां हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा ये आगे की परेशानियां क्या है? तब उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक लीड दे दी। अच्छा। उसके बाद मैंने इस पे ढूंढना शुरू किया मतलब लिटरेचर। शव की आगे की परेशानी, शव की आगे की परेशानियों के बारे में उन्होंने मेंशन किया। तो जल्दी करना है कि शव की भी तो आगे की परेशानियां हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो हल्का सा जैसे मैंने आपको बोला उन्होंने बताया। उसके बाद मैं वापस गई और मैंने इसके ऊपर ढूंढना शुरू किया। तब मुझे इसके ऊपर लिटरेचर, कुछ हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर लिखा है जो कि रिलीजन के ऊपर लिखते हैं, थियोलॉजी के ऊपर लिखते हैं। तो उन्होंने जिक्र किया और भी मैंने किताबें देखी तो मुझे इसका मेंशन मिला कि 2 फरिश्ते आती हैं जिनका बहुत ही विविड और बहुत ही भयावना डिस्क्रिप्शन है लिटरेचर में। तो ऐसा देखने में मिलता है कि वो आती हैं और उसके बाद वो सवाल जवाब करती हैं। तो वो आपकी निष्ठा जानती है। हाँ, अच्छा। वो धर्म के बारे में आपकी निष्ठा जानेंगे, आपसे कुछ 5-6 सवाल पूछेंगी। अगर तो आपने वो सवालों के जवाब सही दे दिए और आप एक अच्छे मुसलमान उनकी नजर में दिख रहे हैं उन सवालों के हिसाब से, तो वो आपको, आपकी जो कब्र है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। अच्छा। हाँ, एक कंफर्टेबल स्पेस हो जाएगी, एयरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सही जवाब नहीं दिए तो वो बहुत ही टाइट हो जाती है और आपकी जिंदगी दुभर हो जाती है उसके बाद। जिंदगी तो है ही नहीं। हाँ, वही है कब्र के अंदर जिसकी समझ है। अच्छा। मतलब ऐसा मान रहे हैं कि कब्र के अंदर भी अभी आत्मा का फाइनल वो नहीं हुआ है, जजमेंट डे अभी नहीं आया है ना। अच्छा। तो जजमेंट डे से पहले का ये अंतराल का जो पीरियड है उसमें भी तो आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए ना। तो ये वाला जो आगे की परेशानी है, ये है वो आगे की परेशानी। एक जो और पूरा एक तबका है जिसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं और तमाम तरीके की, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है वहाँ अपने हिसाब से भी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं। तो सन्यासियों और अघोरियों के अंतिम संस्कार की बहुत सारी बातें होती हैं। आपने जब इसके पीछे की सच्चाई जानी तो क्या निकल कर के आया? तो इसके पीछे एक तो कुछ तो मैंने जब बात करी, जब मैं वाराणसी गई वहाँ पे मेरी काफ़ी बातचीत हुई लोगों से, वहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ चीज़ें इकट्ठी की। फिर मैंने कुछ कुछ एथनोग्राफिक रिसर्च भी देखी इसके ऊपर, क्या अवेलेबल है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी मैंने। तो सन्यासियों का जो अंतिम संस्कार होता है वो बच्चों की तरह उनको भी जलाया नहीं जाता है। मतलब अग्नि संस्कार नहीं होता है, उनको भी या तो दफनाया जाता है और या फिर उनको जल प्रवाह किया जाता है। ठीक है। क्योंकि बच्चों की तरह उनका भी जुड़ाव अपने परिवार के साथ वो तो छोड़ चुके हैं ना, संन्यास ले चुके हैं। तो वो बॉन्ड आपको सेवर करने की जरूरत ही नहीं है सन्यासियों के साथ। और उनका बाकी सन्यासी ही मिलके अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा। पिंडदान का तरीका भी थोड़ा अलग रहता है उनका और श्राद्ध भी होता है उनका, लेकिन उनको अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। अच्छा, है जल प्रवाह किया जाता है। जल प्रवाह किया जाता है इन जनरल। सन्यासियों का, अघोरियों का मैंने अलग से रिसर्च नहीं किया है। अच्छा। कि किस तरीके से किया जाता है, पर जनरली सन्यासियों का यही प्रोसीजर रहता है। अब अघोरी की अगर हम बात करें तो मैं जब वाराणसी गई तो मैं बाबा कीनाराम के आश्रम गई। हाँ, यही मैं पूछने वाला था कि किसी से आपकी क्या किसी अघोरी या सन्यासी से मुलाकात हुई? मेरी नहीं मुलाकात हुई वहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको बहुत समय बिताना पड़ेगा कम्युनिटी में कि कोई आपसे इसके बारे में बातचीत करे। नहीं तो फिर हाँ, कंफर्टेबली बातचीत करे, नहीं तो बहुत ऊपरी ऊपरी जवाब आते हैं। तो मुझे लगा कि जो लोग इतने सालों से ये काम कर रहे हैं या इनसे कंडक्ट रहा है या ऑब्जर्वेशन रही है, उनसे बात कर ली जाए। तो लेकिन मैं बाबा कीनाराम के आश्रम गई और वहां पे मैंने देखा और समझा कि वो हीलिंग की बहुत बड़ी सीट है।
वहाँ पे बहुत सारे लोग जो कोढ़ से पीड़ित हैं, जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं या फर्टाइल नहीं है, वो वहाँ पे आती हैं। तो बाबा कीनाराम ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। अच्छा। उनको लगता था कि सब बराबर हैं। ठीक है। तो शिव भगवान भी सबको बराबर देखते हैं कुछ, तो उसी तरीके से वहीं से इमिनेट होता है या ये अंडरस्टैंडिंग कि सब बराबर हैं। तो बाबा कीनाराम के आश्रम में बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे कुंड है एक, जिस कुंड में वो नहाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हीलिंग के लिए मैं बोलूँगी। और वहाँ पे जो जलती है अपनी अग्नि जलती है जो वहाँ पे, वहाँ से विभूति लेते हैं, एशेस लेते हैं उसकी। कुंड तो पानी का हो गया, और जो क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे धुनी जो जलती रहती है 24 घंटे, जो कभी बुझती नहीं है, उस धुनी से जो एशेस हैं उसको माथे पे लगाते हैं, उसको खाते भी हैं, चाटते भी हैं, और बहुत सारे लोग हील भी होते हैं। तो जब मैं वापस आई वाराणसी से, उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिटरेचर ढूंढना शुरू किया और ज्यादा, क्योंकि हमें तो एक ही अंडरस्टैंडिंग है अघोरी ट्रेडिशन की, वो सही है, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसके बियॉन्ड क्या है वो भी तो समझना जरूरी है कि हमारी समझ को हम कैसे इवॉल्व करें यहाँ से, कि और क्या है, और भी कुछ इसका एस्पेक्ट है जो समझने की जरूरत है। तो हीलिंग मुझे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा। उसके बाद मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग एथनोग्राफिक काम देखा इसके ऊपर, हीलिंग, जो कि है ही इसके ऊपर, पूरी किताब ही इसके ऊपर है कि बाबा के आश्रम में लोग हीलिंग के लिए कैसे आते हैं। उनकी समाधि भी है वहाँ पे, तो ऐसा मानते हैं कि बहुत पावरफुल है वो जगह, जो लोग मानते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे हर तबके के, हर समाज के लोग, बड़ी से बड़ी जाति के और सो कॉल्ड नीची जाति के लोग, सब लोग वहाँ पे आते हैं हीलिंग के लिए। और वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जब आप घुस गए वहाँ पे आश्रम में, तब आप नहीं कर सकते किसी को भी कि छूत या अछूत की, वहाँ पे कोई भावना नहीं आती है। अच्छा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट मुझे देखने को मिला, और मुझे लगा कि इसका मेंशन बुक में किया जाना चाहिए। इसके ऊपर और काम किया जा सकता है बाद में, लेकिन ये एक काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे एस्पेक्ट तो इसके बारे में। और ये मतलब सन्यासियों के लिए ये मानते हैं, आपने बताया कि उनकी कोई मोहमाया है नहीं, इस वजह से उनको जल प्रवाह करते हैं, तो अग्नि में नहीं, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता है उनका। ठीक है। एक मार्जिनलाइज तबके की तो हमने बात कर ली है जो कास्ट के बेसिस पे है, और जैसा हमारी बात में सामने आया कि अभी भी वो जारी है लगातार जो भेदभाव है। एक और तबका है जो है ट्रांसजेंडर्स का तबका, जिसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस बहुत है, आपने उसका जिक्र भी किया है। मतलब मुगलों के दरबार से और उससे पहले से, और अगर हिंदुज़म के टेक्स्ट में जाएं तो वहाँ पर भी अर्धनारीश्वर जैसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन उनके भी अंतिम संस्कार को लेकर के लोगों को जानकारी नहीं है, और अगर है भी तो बहुत उल्टी पुल्टी जानकारी है। तो किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? तो मैंने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इस चैप्टर के ऊपर, तो मुझे लगा कि मैं समुदाय से कुछ लोगों से बात करूं, लेकिन बहुत गार्डेड है कम्युनिटी अपने रिचुअल्स को लेके। अच्छा। भले ही वो निर्वाण के रिचुअल्स हों, भले ही वो डेथ रिचुअल्स हों, तो मेरे से किसी ने इसके बारे में बात कर, मुझे कुछ नंबर मिले, मैंने सोचा मैं बात करूं या अप्रोच करूं, बाद में मिल भी सकते हैं। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि मुझे इंट्रूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पर्सनल स्पेस है, और ये बहुत ही कोई मुझे मना कर सकता है ना, जिसको इंटरव्यू नहीं करना है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा कि जो अवेलेबल लिटरेचर है या जो भी हमारे पास रिसर्च है इसके अराउंड, उसको हम देख के इसके बारे में लिखें और उसके बारे में समझने की कोशिश करें। और बाकी कुछ मुझे जर्नलिस्टिक आर्टिकल्स मिले जिसको मैंने रेफर किया, और कुछ प्रॉपर रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च या सोशियोलॉजिकल रिसर्च मुझे मिली इसके ऊपर, जिसको मैंने फिर देखा। तो ऐसा समझ आया कि कुछ रिचुअल्स जो हैं वो तो हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। अच्छा। तो इसमें कोई डुअलिटी नहीं है, मतलब कि ये नहीं कि एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं। वो किन्नरों का तरीका है, वो ना ही हिंदू धर्म का तरीका है ना ही मुसलमान धर्म का तरीका है। बट हाँ, कुछ रिचुअल्स जो हैं वो हिंदू धर्म को मैच करते हैं, जैसे विडो मेकिंग रिचुअल्स हैं, चूड़ियां तोड़नी, सिंदूर नहीं पहनना, हाँ सिंदूर नहीं पहनना, ये सब देखा जाता है। ज्वेलरी निकाल देनी, आपके जो भी गहने वगैरह हैं, कुछ ऐसे हैं, और बाकी दफनाया जाता है। अच्छा। हाँ, और बाकी रिचुअल्स जो हैं वो इस्लामिक। ऐसी भी कोई चीज़ सामने आई कि किन्नरों को भी अग्नि के हवाले किया जाता हो? ऐसा नहीं आया सामने मुझे। जो समझ आया कि वो दफनाया ही जाता है।
अब क्यों वो मुझे नहीं पता, शायद अलाउड नहीं होगा इसलिए दफनाते हैं, शायद एक्सेप्टेंस नहीं है, अब ये तो क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत सारे। हो सकता है ये भी हो कि वो जाएंगे तो घाट पे जब जब जाति के आधार पे इतना भेदभाव हो रहा है, तो अगर वो घाट पे जाएंगे तो उनके साथ क्या और होगा, गोत्र क्या बताएंगे, वो कौन अपना करेगा? कौन है, वो कौन करेगा, कौन से पंडित असिस्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा। तो अभी जो कुछ किन्नर समाज के लोग हैं, उन्होंने कुछ साल पहले वाराणसी में एक कलेक्टिव पिंडदान किया। बहुत सारे पंडित इन्वॉल्व थे इस पिंडदान में। मैंने इसके बारे में आप बहुत आर्टिकल्स पढ़े, एक नहीं मतलब सब पब्लिकेशंस में इसके बारे में मेंशन था। किन्नर अखाड़ा नाम की एक संस्था बोल सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, ये लोग एडवोकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो किन्नर समाज के लोग हिंदू प्रथा से अपने अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, वो श्राद्ध अगर करना चाहते हैं, वो अलाइन करते हैं उस थॉट प्रोसेस से, तो आप क्यों मनाई क्यों होनी चाहिए, उनको स्पेस मिलनी चाहिए। तो उसको लेके उन्होंने एक कलेक्टिव पिंडदान किया वाराणसी में, और इसको काफी मीडिया कवरेज मिली, जैसे मैंने पहले बोला, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। भाई आप स्पेस तो दीजिए, मतलब उसके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं, इक्वल स्पेस एंड लास्ट राइट्स जिसको मैं बोलूंगी। तो उस पर कुछ कुछ काम चल रहा है अभी, लेकिन मोस्टली ऐसा देखने में आता है कि कुछ ऐसा नहीं है वो किन्नरों का लास्ट राइट्स हैं, क्योंकि उनके बाकी भी रिचुअल्स अलग हैं बाकी समाजों से, जो वो अपने आप को किसी रिलीजन में बांटने से नहीं अलग किन्नर समाज के तौर पे पेश बाकी रीजनल वेरिएशंस हो सकते हैं। इसके ऊपर और डेप्थ में अगर काम करा जाए तो रीजनल वेरिएशंस दिख सकते हैं आपको कुछ कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स में, लेकिन मैंने वो कवर नहीं किया है किताब में, तो मैं उसके बारे में नहीं बात कर पाऊंगी। जी ठीक है। महिलाओं का एक जो पूरा वर्ग है, हम देखते हैं कि ये अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें अब तो फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं कि कभी किसी शहीद की पत्नी ने उसका अंतिम यात्रा में प्रतिभाग किया, इस तरीके की चीज़ें अब सुनने को मिलने लगी हैं और बात होती है। लेकिन फिर भी हम अपने घरों में देखें, अपने आस पड़ोस में देखें, तो हमको महिलाएं उस प्रक्रिया में बहुत बाहरी तौर पे बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हुई नज़र नहीं आते। इसके पीछे की क्या वजह आपके सामने आई? और दूसरा कि एक महिलाओं का वर्ग रुदाली और मिरासंस का सामने आया, वो क्या है? ये दो सवाल हैं इससे जुड़ा। तो मैंने शुरुआत में किताब के इंट्रोडक्टरी चैप्टर में लिखा है, और आप बाहर बहुत जगह देखेंगे किताब में मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात की है। तो क्योंकि मैंने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया था, मैंने और मेरी बहन ने, क्योंकि पंजाबी कम्युनिटी में इसमें थोड़ी ओपननेस है अभी, हिंदू पंजाबी कम्युनिटी में, और सिख कम्युनिटी में भी कुछ कुछ देखने को आता है। तो जब मैंने ये किया तो मुझे लगा कि मैं इसको डॉक्यूमेंट करूं और समझने की कोशिश करूं कि इसमें कुछ बदलाव आया है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हर लाइफ साइकिल रिचुअल में मेन और वुमेन के अलग अलग रोल रहते हैं, वैसे ही महिलाओं का रोल जो है वो प्राइमरी रोल नहीं रहता है रिचुअल्स में। जैसे कि अग्नि देना या अस्थि संचयन करना या अस्थि विसर्जन करना, दिया गया है कि बेटे से, बड़े बेटे से, बेटे से, या परिवार के जो बड़े पुरुष रहेंगे या सदस्य रहेंगे वो करेंगे, अगर बेटे नहीं है तो मुझे लगा कि मैं ये देखूं। तो मैंने कुछ इसका एक फेसबुक पोस्ट लिखा मैंने, और मैंने लोगों को पूछा कि जो लोग अपनी स्टोरी साझा करना चाहते हैं, मैं ओपन हूँ सुनने के लिए, और अगर साझा करना चाहते हैं तो भी सही है, और चाहते हैं कि मैं किताब में फीचर करूँ तो भी परमिशन अगर देंगे तो मैं फीचर करूँगी। तो काफ़ी लोगों ने, मुझे काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया, और मैंने इसके ऊपर इंटरव्यू किया तो समझ आया कि अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोगों के भाई नहीं हैं तो लड़कियां भी सामने आ रही हैं, तो सारे संस्कार कर रही हैं, मतलब अग्नि संस्कार से लेके अस्थि विसर्जन तक, पिंडदान सब कर रही हैं वो। और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जहाँ पे भाई हैं। एक ऐसा भी मेरे सामने वाक्य आया जिसमें भाई हैं लेकिन बहन ने पिताजी का ध्यान रखा है अंत में, फादर का, तो इसलिए बहन ने किया, बहन ने अंतिम संस्कार किया। ऐसी भी चीजें आई सामने, ऐसी आई, वो स्टोरी भी फीचर करी है मैंने बुक में। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। और बट ये मुस्लिम समाज में ऐसा देखने को नहीं आता है, क्रिश्चियन समाज में थोड़ा बहुत देखने को आता है, पारसी कम्युनिटी में भी विमेन का रोल है, बट है, सीमित है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि महिलाओं का रोल नहीं है, वो सीमित है। पुरुषों का रोल अलग है और महिलाओं का रोल अलग है, और आपदा में ये रोल थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कोविड जैसी कोई महामारी, हाँ, जैसे आपने बोला कि किसी शहीद की मृत्यु हुई, तो वो भी एक तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पे इमोशंस भी अलग रहते हैं। क्योंकि मैं जब किताब पे काम कर रही थी तो मैंने कोविड के समय में इस पे रिसर्च
प्रॉपर रिसर्च करना शुरू किया तो मेरे सामने कुछ केसेस आए जहाँ पे लड़कियां पुणे में, महाराष्ट्र में अंतिम संस्कार के लिए वॉलंटियर कर रही थी, क्योंकि डेथ के स्टाफ बहुत कम था उस समय, काफी किल्लत हो रही थी उसकी। तो वो लड़कियां सामने आ रही थी, तो उनके इंटरव्यूज मैंने फीचर किए। मुझे लगा उनसे बात की जाए कि क्यों कर रही हूँ, और ये बड़ी उम्र की लड़कियां नहीं थी, 18-19 साल की लड़कियां थी। अच्छा। तो क्या मोटिवेशंस थे, और आपदा के समय कैसे ये जो जेंडर हमारे जेंडर रोल्स हैं वो कैसे बदल जाते हैं। तो ये मुझे लगा कि इसको हमें समझना जरूरी है। क्या ये हमेशा एक जैसे रहते हैं या थोड़े बदलते हैं? तो दो एस्पेक्ट हैं, एक तो क्या वैसे जेंडर रोल कैसे बदल रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, लेकिन इसमें रीजनल वेरिएशंस आपको बहुत देखने को मिलेंगी। जैसे वाराणसी में आप महिलाओं को ज्यादा नहीं देखेंगे, है ना, जबकि वाराणसी काफी उस तरीके से देखें तो बड़ा, काशी बड़ा शहर है और महिलाएं काफी सामने आके चीजें कर रही हैं, लेकिन आप नहीं देखेंगे वहाँ पे। हाँ, आप बड़े शहरों की बात हमने करें, भी अपने उत्तर प्रदेश के इधर के कभी भी नहीं देखा है कि दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे यात्रा में भी नहीं शामिल होती नहीं घर होती तक, है, बस घर की दहलीज तक ही वो मॉर्निंग में जो रोल है उसका मुकुल, वो बहुत क्लियरली देखने को मिलता है। बाकी कुछ इंतजाम करने, रिश्तेदारों को संभालना या हमने तो ये इसका कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन यही है कि अगर महिला रो नहीं रही है तो उसके तमाम तरीके के अर्थ लगा दिए जाएंगे कि वो तो दुखी नहीं हुआ और इस तरीके की चीजें, लेकिन इसके घर के बाहर की प्रक्रिया में कहीं पर भी कहीं पे उतना रोल नहीं रहता है। लेकिन अभी कुछ कुछ चेंजेस दिख रहे हैं जो कि मैंने फीचर किए हैं। अभी महिला पंडित भी देखने को मिल रही हैं, जो कि बुक में इसके बारे में बात की है। अब हम आते हैं रुदाली के ऊपर, और रुदाली और मिरासी और उपारी कम्युनिटी में। तो मैं जब रिसर्च कर रही थी किताब के ऊपर, तो मुझे रुदाली समुदाय के बारे में तो ऑलरेडी पता था, बिकॉज हमने रुदाली फिल्म देखी है, महेश्वेता देवी जी की कहानी भी पढ़ी है, तो दोनों चीजों से हमें पता था। और वो काफी अच्छी फिल्म भी थी, तो काफी वो आपके ऊपर। तो रुदाली फिल्म जो है उसमें डिम्पल कबाड़िया का बहुत प्राइमरी रोल है कि वो पहले गरीब घर से आती हैं और काफी चैलेंजिंग लाइफ रहती है उनकी, फिर कैसे वो रुदाली बन जाती हैं, उनके सर्कमस्टांसेस उनको रुदाली बनने पे मजबूर कर देते हैं। रुदाली एक ऐसी कम्युनिटी या महिलाएं हैं जो कि डेथ के ऊपर परफॉर्मेंस करती हैं, रोना परिवार के लिए, क्योंकि राजपूत समाज में महिलाएं भी आगे नहीं आती हैं मोर्निंग के लिए, अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो रुदाली को एम्प्लॉय करते हैं एक तरीके से, उनको बुलाया जाता है, और एक बहुत ही परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट है इसका। मतलब ये माना जाता था कि रोना, क्योंकि रोने को एक कमजोर उससे जोड़ा जाता था शायद, क्या इसलिए? और महिलाएं ओपन में नहीं आती शायद राजपूत कम्युनिटी में, तो अंदर अंदर करेंगी तो बाहर कौन करेगा आपके लिए? शोक तो बनना चाहिए ना, आपकी स्टेटस भी अटैच्ड है उससे कि कितने लोग आपके शोक पे आ रहे हैं और कितने लोग अपनी रो रहे हैं। तो वो छाती पीटना, किस तरह के कपड़े पहनना, किस तरीके से घूमना, तो वो सब इससे जुड़ा है। तो ये तो हमें पता था इसके बारे में। तो शोक से जुड़ी हैं ये, और ये दूसरा नीची जाति से ही आती हैं। ऊंची जाति की महिलाएं इसमें इस कामों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। आप डेथ वर्क से रिलेटेड कोई भी काम देख लेंगे ना, उसमें ऊंची जाति के लोग आपको नहीं दिखेंगे। पंडित भी जो डेथ वर्क करते हैं, जो कि महापात्र जिनको बोला जाता है, जो कि 11वें दिन का काम करते हैं, उन्हें भी नीचा माना जाता है। अच्छा। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी अभी आपसे। फिर उपारी देखा गया, तमिलनाडु में सिमिलर रोल है, आती हैं महिलाएं और आके वो परफॉर्म करती हैं, उनको बुलाया जाता है। और तीसरा जो है मिरासी कम्युनिटी। तो मैं जब रिसर्च कर रही थी, पंजाब में ये मिरासी कम्युनिटी मेरे सामने आई, बाकी जगह भी हो सकती है, लेकिन ये मिरासी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं, मिरासने बोलते हैं इनको, ये मलेल कोटला का जो रीजन है पंजाब का, वहां से बहुत थी, और ये महाराजा पटियाला की फैमिली से जुड़ी रहती थी। लेकिन ये सिर्फ डेथ रिचुअल्स में नहीं आती थी, रुदाली की तरह आती थी, लेकिन वो बाकी लाइफ साइकिल रिचुअल से भी जुड़ी रहती थी। तो वो गिद्दे भी डालेंगी शादी में, घोड़ियां भी गाएंगी, और यहाँ पे आके ये भी परफॉर्म करेंगी। और परफॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है वो बहुत इनका, किस तरीके से रोना है, किस तरीके से लोगों को रुलाना है, आर्ट है, ये एक आर्ट है जो सब कोई नहीं कर सकते। जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, मुझे यही समझ आता है कि सब लोग इसमें, और जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, मिरासन्स ऑफ पंजाब, अच्छा, जब मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, तो वो मिरासने यही कह रही हैं, कहती कि हम तो बचपन से देखते जा रहे हैं, हमारी दादी या नानी इस रोल में हैं, या हमारी माता जी इस रोल में जुड़ी हैं, तो हम सीख जाते हैं देख देख के किस तरीके से रोना है। और इसका एक बहुत ही कैथार्टिक एस्पेक्ट भी है कि परिवार की महिलाएं जो नहीं रो पा रही हैं, जैसे आपने बोला, तो
मिरासिनें उनको रुलाएंगी, उनके जो भी दुख है वो प्रकट करने में मदद करेंगी। और उसके बाद वो कहते हैं हम 5-6 दिन या जो भी मोर्निंग का पीरियड रहता है उसमें हम लोग उनको कहते हैं आप रो लो, अब इसके बाद बस, अब इसके बाद आगे भी तो बढ़ना है। तो मैंने ये फिल्म में जब देखा और फिर कुछ आर्टिकल्स मिले और फिर मुझे लगा कि मुझे इस पर थोड़ा एकेडमिक काम भी चाहिए, तो बहुत ढूंढा मैंने, फिर मुझे एक म्यूजिक के ऊपर जर्नल मिला। अच्छा। जिसमें इसका मेंशन मुझे मिला मिरासी कम्युनिटी की महिलाओं का, जो कि मिरासी ने मैंने बोला पहले भी, तो वहाँ मेंशन मिला मुझे कि कैसे इनका परफॉर्मेंस होता है, क्या करती हैं ये, और ये अपनी लीनिएज का काफ़ी प्राइड रखती हैं क्योंकि ये बाबा मर्दाना की लीनिएज से आते हैं जो कि गुरु नानक देव जी के बहुत करीब थे। अच्छा। तो इसलिए ये अपनी लीनिएज में काफ़ी प्राइड, तो मतलब ये क्या कहते हैं, रुदालियों से अलग हो जाते हैं इस तरीके से। बट हाँ, ये भी परफॉर्मर्स हैं जो कि लाइफ साइकिल रिचुअल्स में परफॉर्म करते हैं, लेकिन डेथ में और बर्थ में या खुशी और गम में दोनों समय में आते हैं। लेकिन ये इंडिया से सीमित नहीं है, इंडिया के बाहर भी, चाइना में भी और बहुत सारी कंट्रीज में भी लिमेंटिंग ट्रेडिशंस, लेकिन इन सब ट्रेडिशंस में महिलाएं ही जुड़ी हैं, ये कॉमन है। तो मोर्निंग जो है वो बहुत शोक जो है या उसको प्रकट करना वो बहुत जेंडर स्पेसिफिक है। और काफी मतलब अजीब सा ट्रुथ है और अजीब तरीके का, तो मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है एक तरीके से देखें आप, कि आप फैमिली को हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना दुख प्रकट कर सकें। वो अलग बात है कि हमने उसको जेंडर से जोड़ दिया या हमने उसको नीचा माना या हमने उसको महिलाओं से जोड़ा, पर आप देखिए तो कितना इम्पोर्टेंट है ये रोल, कितना इम्पोर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुख तो है ही। हाँ, मतलब जो नहीं भी प्रकट कर रहा है वो भी अगर किसी के जाने से दुखी तो है ही है ऑब्वियसली। बिल्कुल। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी आपकी किताब में कि उन लोगों को भी जल प्रवाह करते हैं जिनको सांप काट लेता है। तो ऐसी भी चीज़ें हैं जिनमें मतलब कोई बीमारियां और भी हैं जिनमें ऐसा होता है कि जलाया ना जाता हो? तो एक तो आपने बोला सांप का, एक लेप्रेसी में जो लोग को लेपर्स अब तो बोलते नहीं हैं, लेकिन लेप्रेसी जैसे रहती है जिन लोगों को, जिसको हिंदी में कोढ़ बोला जाता है, उन लोगों का, हाँ, एक तरीके का डिजीज है, उसमें भी लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उनका अग्नि संस्कार, छुआछूत भी होता था पहले। तो ऐसा मानते हैं कि ये बॉडीज जो हैं अग्नि संस्कार के लिए रेडी नहीं है, मतलब इम्प्योर है ये बॉडीज। अच्छा। तो इनका जल प्रवाह करा जाएगा। आज भी जल प्रवाह ही होता है? पता नहीं मुझे, अभी भी वाराणसी में शायद करते ही होंगे, सुनने में आया मुझे ऐसा, लेकिन बहुत कुछ सही इस पे नहीं मिला, अभी उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन ऐसा मैंने एक जो नेथन पेरी की किताब है उसमें मुझे सुनने को मिला। फिर जब मैं वाराणसी गई तो मैंने पूछा तो कुछ बहुत क्लियरली समझ नहीं आया, कुछ बोले हाँ कुछ बोले ना। बट तो हो सकता है समय के साथ ये बदलाव भी आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहा होगा तभी। और क्या पता बहुत जगह इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हो और कई जगह नहीं भी करते हैं, ये भी फर्क हो सकता है। तो अपवित्र मतलब अपवित्र मानते हैं तो वो अग्नि को भी अपवित्र करेगा, तो इसलिए उसका जल प्रवाह किया जाता है। अच्छा। और फिर हरिद्वार आप गई और हरिद्वार में आपको विराट कोहली के पुरोहित मिलते हैं, है ना? विराट कोहली और मनमोहन सिंह जी के पुरोहित, क्या बताया उन्होंने? तो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं अपने फादर की अस्थि विसर्जन करने गई थी, तो ये हमारा फैमिली रिचुअल है कि उसके बाद हम अपने जो भी वही मेंटेन करते हैं, ये हमारे तीर्थ पुरोहित जो है महेंद्र जी, तो आप उन्हीं के पास जाते हैं। तो हम लोग पहुंचे वहाँ, उसके बाद हमें किसी ने गाइड, हाँ, मेंटेन करते, जिनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स जो हम बोलते हैं, कौन बाबा पर बाबा, पूरा रिकॉर्ड्स वो रहते, कुछ के वाराणसी में रहते हैं, कुछ के पेवा में रहते हैं, तो ऐसे अलग अलग तीर्थ स्थानों में आपके रिकॉर्ड्स रहते हैं। हमारे वाराणसी में है, ये हमारे फैमिली के लीनिएज। और ये पाकिस्तान से जो हिंदू आते हैं, हिंदू पंजाबी, ये उनके रिकॉर्ड्स ही मेंटेन करते हैं। अच्छा। महेंद्र जी तो हर रीजन के भी अलग रहेंगे। तो लोग तो बहुत फेमस होते होंगे क्योंकि सबको ही जाना पड़ता होगा इनके पास। सबको उन्हीं के पास, तभी तो वो कहते हैं अगर जितने बड़े जजमान उतना बड़ा तीर्थ पुरोहित, ये उनका कहना था। तो फिर जब मैंने उनसे इंटरव्यू करना शुरू किया बाद में किताब के लिए, तब तो उनसे मुलाकात हुई, रिकॉर्ड्स देखे, थोड़ी बातचीत हुई। फिर मैंने उनको वापस जब इंटरव्यू किया तब उन्होंने मुझे बताया बहुत ही मतलब प्राइड लेते हुए कि भाई बोले कि देखिए हमारे तो बड़े जजमान हैं। मैंने कहा अच्छा कौन है आपके बड़े जजमान? तो बोले विराट कोहली के भी हम ही हैं तीर्थ पुरोहित। अच्छा। और फिर बोले कि इनके मनमोहन सिंह जी के भी हम ही हैं। तो मैंने बोला अच्छा तो फिर आप कैसे पहचानते हैं लोगों को?
जो दूर से आ रहे हैं उनको आपके बारे में नहीं पता, हाँ, तो आप कैसे पहचान पाते हैं उनको? तो बोले हम ना चाल ढाल देख के पहचान लेते हैं कि ये कौन से एरिया से आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं या ये दूसरे पंजाबी हैं। कहते हमारे लोग बिखरे रहते हैं, हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं वो घाट के आसपास घूमते रहते हैं, वो पहचान लेते हैं, फिर पूछताछ कर लेते हैं। कहते लेकिन हम पहचान लेते हैं। मैंने कहा कहाँ से सीखते हैं आप? कहते मछली को जल में तैरना कौन सिखाता है, हम भी सीख जाते हैं। तो मैंने बोला जैसे कंप्यूटराइज्ड हो रहा है सब कुछ, डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, तो आपको लगता नहीं आपका काम जो है कंप्यूटर ओवरटेक करेगा या टेक्नोलॉजी? मैडम जब तक आप अपने कंप्यूटर की तार सीधी करेंगी ना, मैं रिकॉर्ड निकाल के अपडेट करवा दूंगा आपका। तो वो काफी प्राइड लेते हैं अपने काम में, वो देख के भी अच्छा लगा मुझे कि ये अभी भी हमारा, और ये जीनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स आजकल लॉ में भी यूज किए जा सकते हैं, लीगल डिस्प्यूट्स के लिए भी। अच्छा, हाँ, कि हमारे फैमिली के ये मेंबर हैं या नहीं है, मतलब तो लेजिटिमाइज हैं ये। हाँ, लेजिटिमाइज इनको कर दिया गया है। तो काफी इसका काम भी रहता है, क्योंकि ये वही जो है स्पेशल इंक से लिखे जाते हैं, नहीं तो फीके पड़ जाएंगे। अभी भी इंक बिल्कुल इंटैक्ट है। मैंने जब देखा मेरे परदादा की एंट्रीज है, उसकी भी इंक एकदम इंटैक्ट है, मेरे दादाजी की एंट्रीज है, इंक एकदम इंटैक्ट है। अभी तो भले उतनी सिग्निफिकेंस ना समझ आ रही हो, लेकिन पहले तो इसकी बहुत सिग्निफिकेंस होती थी। हाँ, अभी भी बहुत चाम है, मेरे को तो बहुत मजा आया। हाँ, मतलब अभी तो वो चाम की चीज हो गई, लेकिन पहले तो जरूरी एक जरूरी था। और बताते हैं कि उस समय में तो लोग ट्रेन से आते थे पाकिस्तान से, फिर लंबी यात्रा रहती थी तो हम जाते थे ट्रेन स्टेशन पे, तब आश्रम भी ज्यादा नहीं होते थे, बोले तो रहने का इंतजाम भी हम ही करते थे। तो ऐसे देखें तो अब रोल भी बदल रहा है उनका अभी समय के साथ साथ। अब तो इतने होटल हैं रुकने के लिए, तो सिग्निफिकेंस एक तरीके से चेंज भी हो रहा है उनका। आपने तमाम एस्पेक्ट्स की बात की है, और उसमें आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट की बात की है, जो फ्यूनरल सर्विसेज के स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो अभी जैसे मैरिज के हम देख रहे हैं प्लानर्स आ गए हैं, तो वैसे ही फ्यूनरल सर्विसेज के भी आ रहे हैं। लेकिन इससे जैसे ही जब मैंने ये चीज़ का जिक्र सुना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली जो बात आई वो ये आई कि हम लोग यहाँ जब किसी का देहांत होता है, तो वो बहुत कम्युनिटी वाली चीज़ हो जाती है कि घर में खाना नहीं बनेगा, आस पड़ोस से आ जाएगा, सब लोग आकर के कंधा दे रहे हैं, अनजान लोग भी आकर के अपना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक ऐसे सेटअप में जहाँ पर डेथ को एक बहुत ही कल्चरल, बहुत ही कम्युनिटी बेसिस पे माना जाता हो, वहाँ इन स्टार्टअप्स का क्या वजूद है, इसकी क्या एक्सेप्टेंस है, और अभी के सिनेरियो में कितने आपको ये मतलब सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं? तो मेरे को ये तब दिखे जब मैं अपना कोविड को लेकर रिसर्च कर रही थी। तो मुझे इस पे काफी आर्टिकल्स दिखे कि कैसे ये जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, जो कि फ्यूनरल डायरेक्टर्स हैं या बाकी लोग हैं, इन्होंने कैसे कोविड के दौरान बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है इन्होंने। अच्छा। कि जब फैमिलीज अवेलेबल ही नहीं है, कुछ तो क्वारंटीन है, कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आ नहीं सकती हैं, तो कौन करेगा? कुछ तो वॉलंटियर्स तो कर ही रहे थे काम, जिनकी कहानी भी मैंने किताब में लिखी है। लेकिन फिर ये लोग ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मिनिमल चार्जेस पे भी किया, बिकॉज कुछ सर्विस जैसा भी उनको लग रहा था कि हम करें। तो ये थोड़ा सा हाईलाइट हुआ उस टाइम में, ये काम ऐसा वक्त था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है जैसे जैसे फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही हैं, आसपास के लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं बड़े शहरों में, मेट्रोज में, तब शायद इसका रोल बढ़ता दिख सकता है फ्यूचर में। लेकिन इंडिया में अभी भी, जैसे आपने पहले बोला कि लास्ट राइट्स और रिचुअल्स बहुत ही कम्युनिटी अफेयर है, और ये एक सर्विस सेक्टर है और स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है इंडिया में। तो मुझे लगता है टाइम लगेगा। वैसे भी इन सर्विसेज को मोनेटाइज करना ऐसे तो अपने आप में ही थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अभी दिखने में आ रहे हैं। दिल्ली में ही काफी सारे हैं और बाकी भी मेट्रोज में आपको सुनने को आएगा। मैंने जब रिसर्च किया, फिर मैंने इनके बारे में समझा, इनके इंटरव्यूज किए, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये। वाराणसी में तो एक संस्था है जो कि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ की तरह काम कर रही है। अच्छा। वो भी हेल्प करती है, वो पंडित भी आपको प्रोवाइड करेगी। आप अस्थियां भेज दीजिए उसको पार्सल में, वो उसको पंडित को लेके उसका विधि पूर्वक उसका विसर्जन भी करेंगे आपको। मतलब अगर परिवार नहीं भी है तो भी हो जाएगा ये काम। तो ये मुझे लगता है कोविड के दौरान इसका थोड़ा सा लोगों को समझ आया कि जरूरत हो सकती है। जब आपको पता ही नहीं आपके आसपास शमशान कहाँ है, कब्रिस्तान कहाँ है, बहुत सारी बार पता ही नहीं होता है, क्योंकि डेथ प्लानिंग का तो इंडिया में है नहीं ना उतना।
पहले बात ही नहीं करते हैं लोग। मैं बात तो ही नहीं जब करते। हम ये बातचीत कर रहे हैं तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इतने सारे फैक्ट्स पता चले, इतनी सारी नई चीज़ें पता चली, क्योंकि हो सबके साथ रहा है, लेकिन ये ऐसा एस्पेक्ट है कि लोग बाग जानबूझ के या तो इसको मतलब आमना सामना रूबरू होना ही नहीं चाहते हैं कि छोड़ो अभी इस पे बात नहीं करते हैं। डेथ एंजाइटी भी बहुत बड़ी डेथ है ना, एंजाइटी बहुत बड़ी है, कौन सही बात बात है। करेगा, लेकिन ये तो आनी ही है, हम लोग सारे मॉर्टल बीइंग्स हैं, लेकिन बात नहीं करना चाहते इसके बारे में। तो डेथ प्लानिंग तो बहुत ही दूर की बात है। मतलब आपने डिसाइड करना कि आपने अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम करनी है, आपको अगर ऑर्गन डोनेशन करना है किसी को तो उसकी क्या कार्रवाई रहती है, इसके बारे में कोई करना चाहते हैं बहुत से लोग। मेरे बहुत से बुक टॉक्स में इसके ऊपर लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने इसके बारे में लिखा नहीं किताब में। मैंने कहा चलो कोई और लिखेगा बाद में, हमने छेड़ तो दिया उसको। तो इसके बारे में भी बात करना चाहते हैं लोग। और मैं जिस भी बुक टॉक में गई हूँ या मैंने करा है, शुरू शुरू में लोग थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, उसके आई थिंक 10 मिनट के बाद वार्म अप हो जाते हैं और इतने सवाल आते हैं, इतने सवाल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग बात नहीं करना चाहते, लेकिन हमको वो एवेन्यूज शुरू नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मतलब एक कॉन्वर्सेशन स्टार्टर चाहिए इसके ऊपर। बिल्कुल। एक शहर का बार बार जिक्र आ चुका है, बनारस, और मृत्यु की बात हो रही है तो बनारस की बात होगी। मतलब मैं गया हूँ, हमने भी देखा है, वो मणिकर्णिका घाट देखा है, जहाँ पर मतलब ये बोलते हैं कि बनारस में जीवन और मृत्यु दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों का उत्सव मनाया जाता है। मतलब मणिकर्णिका का जो माहौल होता है वहाँ पर पीड़ा बहुत पीछे रह जाती है, वहाँ बहुत सब जीवंत सा दिखता है, वो सब हो रहा होता है, जल रही होते हैं लोग। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा मणिकर्णिका या बनारस के घाटों पे जब आप गई? मुझे एक तो बहुत मिस्टिक है वाराणसी अपने आप में। जब आप वहाँ जाते हैं ना, आप पूरे, मुझे लगता है उस एनवायरनमेंट में पूरे एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने आप को। भले ही आप आरती देख रहे हैं, गंगा जी की आरती देख रहे हैं, या आप शमशान पे, ये सब जुड़े हुए हैं ना, एक के बाद एक घाट है। तो वहां पे तो मैं जब आरती देख रही थी बोट से, और एक तरफ मेरी दूसरी तरफ नजर थी तो शमशान पे, वहां तो 24 घंटे शव जलते हैं। तो ये एक बहुत पैरेलल है जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको वाराणसी में देखने को मिलेगा कि एक तरफ आरती हो रही है और एक तरफ शव जल रहे हैं, और ये काम निरंतर चल रहा है। तो ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था। और वाराणसी में जब मैं मणिकर्णिका घाट पे गई, हरिश्चंद्र घाट पे गई, तो वहां पे ये सारा जो काम है एक बहुत बिजनेस की तरह है। मतलब सर्विस इंडस्ट्री है वो एक तरीके से। सब लोग अपना अपना काम बटा है, कोई किसी के काम में घुसता नहीं है, सब अपना काम वहां पे करते रहते हैं। नाई का अपना काम है, डोम का अपना काम है, जो सफाई कार्यकर्ता है उनका अपना काम है, और पंडितों का अपना काम है, और सबकी बारियां लगी हैं वहां पे कि अभी कौन सा पंडित जाएगा, अपनी बारी के हिसाब से आप जाएंगे। तो ये सब जो है वहां पे एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन एक तरीके से बहुत ऑर्गेनाइज्ड भी है, क्योंकि सबके रोल्स बहुत डिफाइंड है वहां पे और कोई किसी के रोल में घुसता नहीं है। तो ये मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था। और वहां पे आप खड़े होंगे तो आपको लगता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, आप वहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व करते रहिए। वहाँ पे सब लोग, फैमिलीज आ रही हैं, अपना क्रियाक्रम का काम चल रहा है, सारा अंतिम संस्कार का रीति रिवाज हो रहे हैं, कोई नोटिस नहीं कर रहा है आपको, आप वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं चुपचाप, और आप ही उसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं उस एनवायरनमेंट में। मुझे ऐसा महसूस हुआ वहाँ पे। और वो आपने जैसे बोला, वो एक शोक जैसा नहीं दिखता है वहाँ पे। मतलब वाराणसी में तो लोग आके मोक्ष प्राप्ति के लिए चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार वाराणसी में हो। कितने सारे लोग तो हॉस्पाइस में आके रहते हैं वहाँ पे, जो कि काशी मोक्ष सेंटर है दालमिया फैमिली का, वहाँ पे आके लोग रहते हैं। मैंने वहाँ गई अंतिम समय में, जहाँ लगता है कि अंतिम समय करीब है। एक ऐसी फिल्म भी है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, जब अभी आप जिक्र कर रही हैं तो मुझे याद आ रहा है कि वो जाते हैं वहाँ पर, रह रहे होते हैं हरिद्वार में या बनारस में, कि मुझे यहाँ मृत्यु आ जाए। मुझे फिल्म का नाम किसी को याद हो तो प्लीज बताइएगा। अपनी फैमिली से वो कनेक्ट कर पाते हैं दोबारा। हाँ, कुछ ऐसा उसके जरिए याद आ रही है। हाँ, मैंने देखी है, वो नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने देखी है वो फिल्म। तो उसमें वही दिखा रहे हैं कि वो बेटा जो है वो जीना सीख जाता है वहां पे आके। फादर तो मरने के लिए आते हैं, वो एक कनेक्शन सा फॉर्म हो जाता है उसका अपने फादर के साथ, और वो समझता है कि उसके फादर का पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके क्या है।
पर उनकी मृत्यु होती वहीं पे ही है फाइनली। अच्छा। तो वो देख रहे हैं, वो आके वहां हाँ। पे रह रहे हैं हॉस्पाइस में, और क्या चल रहा है, कैसे लोग, बाकी लोग आए हुए हैं, कैसे वो कनेक्ट कर रहे हैं बाकी लोगों से, वो सब है। मैं गई वहां पे। अच्छा। काशी मोक्ष जो तो सेंटर किसी है, ऐसे से आपकी मुलाकात हुई क्या कि? मेरी मुलाकात हुई, एक ही फैमिली थी वहां पे, क्योंकि हाँ। कोविड के बाद वो खोला ही था अभी, उन्होंने कोविड के अच्छा। दौरान बंद किया हुआ था ठीक सेंटर है। को, बिकॉज हाँ। इन्फेक्शन हाँ, हाँ, की गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स की हम्म, वजह से बंद था वो। हम्म, लेकिन जब मैं गई वहां पे तो एक फैमिली थी वहां पे, और एक मेरे सामने सामने आ रही थी। हम्म, तो वो बोले कि मेरे जो दादाजी परदादा थे, उनकी भी यहीं पे ही मृत्यु हुई थी। तो मेरे दादाजी, जो उनका पोता था, उसको मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बोला ये भी यहीं पे आए हैं रहने के लिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी आखिरी सांसें यहीं पे जाएं। तो इसी के लिए वो यहाँ पे आए हैं, और मैं यहाँ पे आके रह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी दादाजी की आखिरी इच्छा मैं पूरी करूँ। तो पूरी फैमिली थी, उनकी दादी भी थी साथ में, पिताजी भी थे, माताजी भी थी, खाना भी उसी कमरे में बनता है, पंडित जी आते हैं सुबह में, वो पूरा एक रहता है वहाँ पे, भजन चलते हैं और गीता का अध्याय पढ़े जाते हैं, आरती दी जाती है, चरणामृत डाला जाता है मुंह में, तो ये सारा रहता है। लेकिन वहाँ पे डेज फिक्स्ड होते हैं कि आप इतने देर तक ही रह सकते हैं, फिर दूसरे को जगह देनी पड़ेगी। अच्छा। फिर लोग क्या, वहां पर भी लाइन है वहां पर भी, लेकिन बहुत सारे हैं वहां पे। मैं तो एक हॉस्पिस में गई, लेकिन और भी हॉस्पिस हैं वहां पे। अच्छा। तो आपको इसके बारे में, कई लोग तो रहने के लिए आते हैं वहां पे, रह ही जाते हैं, मतलब काशीवासी ही बन जाते हैं, क्योंकि उनको जाना वहीं पे है, मोक्ष की प्राप्ति वहीं पे होगी। तो ये भी इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। तो काफी मिस्टिक है वो जगह। और वाराणसी का एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है। मैं ऑटो में जा रही थी मणिकर्णिका घाट, और मैं वो वॉक करना चाह रही थी वहां पे, जो डेथ वॉक करवाते हैं। अच्छा। मैं वो वॉक करना चाह रही थी, तो मैं जा रही थी वहां पे। तो मेरे ऑटो में जो ऑटो चला रहा था, यंग सा लड़का था, कोई 17-18 साल का होगा। तो मुझे कहता है, आपने भस्म होली के बारे में सुना है? तो वहां पे तो सब लोग आपको जानकारी देने के लिए है ना, उनको दिख रहा था कि ये आई हैं बाहर से, तो पहचान लिया उन्होंने, वही हमारे तीर्थ पुरोहित की तरह। तो बोलते हैं कि आप चाल से पहचान लिया, तो आप जानती हैं? मैंने बोला नहीं। तो उसने अपने फटाफट मोबाइल खोला और मुझे वीडियो दिखाने शुरू किए। तो काफी इंट्रीगिंग लगा मुझे लगा इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। तो वही, जब आप किताब पे रिसर्च करने जाते हैं, आप ए से शुरू करते हैं, आप जेड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी नई नई चीजें निकल के आती हैं जो आपको लगता है कि वो रीडर्स के लिए आपको इंक्लूड करना चाहिए किताब में। तो भस्म होली के बारे में भी मैंने लिखा है किताब में, सब लोग पढ़ सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है वो। थोड़ा सा बता दीजिए। तो भस्म होली जो है मणिकर्णिका घाट पे खेली जाती है, क्योंकि एशेस से खेली जाती है, जैसे नाम बता रहा है उसका, एशेस से खेली जाती है। और इसका बहुत सिग्निफिकेंस है वहां पे। काफी अघोरी देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है वो, बहुत लोग आते हैं। मैंने जितने वीडियोस देखे, फिर और लोगों ने भी मुझे दिखाए मतलब वीडियोस। बेसिकली जो लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है, वो जो बची हुई राख है, उससे होली खेलना, और सब लोग आते हैं वहां पे। मतलब आम लोग जो वाराणसी में, काशी में रहते हैं, वो आते हैं होली खेलने के लिए वहां पे। उसके अराउंड कोई कुछ पल्यूटिंग या कुछ उसको कुछ गंदा या कुछ गलत नहीं है। कुछ परहेज नहीं है, क्योंकि वैसे ही मणिकर्णिका का तो परहेज नहीं है, वो तो मतलब एक बहुत बड़ी जगह मानी जाती है, तो कोई परहेज नहीं है, वहां पे लोग आके खेलते हैं। तो इसके बारे में पता ही नहीं है हम लोगों को। ये हमारे कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि। और मणिकर्णिका घाट का सिग्निफिकेंस और समझ आता है हमें। और ऐसा मानते हैं कि शिव जी और पार्वती जी उस दिन वहां पे होली खेलने आते हैं, जिस दिन भस्म होली होती है। भस्म होली मानते हैं हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, ऐसा मानते हैं कि वो वहां पे होली खेलने आते हैं। तो बहुत पवित्र मानते हैं उसको, और उसका बहुत सिग्निफिकेंस है। मतलब छतों पे चढ़ के लोग देखते हैं, जगह नहीं होती है देखने के लिए। मैंने जो वीडियोस देखे, मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं चाहूंगी कि मैं कभी एक्सपीरियंस कर सकूं, बट काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखने में। आपने एक इस प्रक्रिया में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका भी बहुत अच्छे से जिक्र किया है, और उनकी बात बहुत कम होती है। एक फिल्म है मसान, उसमें एक सीन आता है, और बहुत ही बेहतरीन सीन है, जिसमें विकी कौशल जो शालू का किरदार है श्वेता त्रिपाठी का, उन्हें छोड़ने आए होते हैं उनके घर, और वो बार बार पूछ रही होती हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो उसमें वो बताता है मैं हरिश्चंद्र घाट पे रहता हूँ, और वो गुस्सा हो जाता है इस सवाल पे कि हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे चाचा सब यही करते हैं कि हमारा काम ही यही है, हम डोम समाज से आते हैं, और हमारा काम है कि हम शवों को
आग के हवाले करते हैं और फिर उसके बाद उनको उनकी पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं। तो उस गुस्से में जो वो रोष है उसमें एक कम्युनिटी की स्थिति भी समझ आ जाती है कि ये गुस्सा किस वजह से आ रहा है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इस पूरी प्रक्रिया में, क्या सच में वहाँ पर उनसे बात करने पे ये समझ आता है कि उनको बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है या कमतर समझा जाता है? देखिए, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत है हुँ, और ये काम डोम कम्युनिटी ही करती है। हुँ, तो ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। एक तो ये काम कोई और करेगा नहीं, हुँ, तो उनकी पूरी अथॉरिटी है इस काम के ऊपर। उस हुँ। दिन के वो राजा हैं। हाँ, डोम राजा भी बोला जाता हाँ, है। वहाँ पे जो उनके मेन हेड रहते हैं और बाकी वर्कर्स भी रहते हैं, तो काफी इसमें अंदर भी काफी उनके हायरार्की है। हुँ। तो अच्छा, जो विद इन कम्युनिटी भी हाँ, हायरार्की है। हायरार्की है कि हुँ, मतलब कौन जो है वर्कर का, वो बारी लगती है वहाँ पे, कौन किस दिन करेगा। अच्छा। बारी किस चीज की लगती है कि जो भी शव जलाते हैं उसका जो सोना या जो भी उन्होंने जेवर पहने होते हैं उसका उसको कौन छानेगा, अच्छा। उसकी बारी लगती है। लेकिन ज़ेवर तो निकाल लिए जाते हैं। सब नहीं निकालते ना, अच्छा। अंगूठी है या कुछ जिसने चेन पहना हुआ है वो चाहते हैं कि साथ में चली जाए। ओके। तो ये जो होता है ये उनके लिए थोड़ा सा आय का एक अच्छा साधन रहता है। बार्गेनिंग भी होती है, कितने पैसे देंगे, किस अंतिम संस्कार के, वो भी देखते हैं कि पार्टी कैसी है। हुँ। सॉरी टू यूज द वर्ड, हुँ, हुँ, बट हुँ। दैट्स हाउ क्योंकि दे उनके लिए वही एक आय का दैट्स स्रोत व्हाट है। स्रोत है। और वो भी देखते हैं कि जो लोग ज्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो भी उनसे थोड़ा ज्यादा पैसे मांगते हैं, क्योंकि हुँ। काम भी उनका ही है, कोई और और करेगा कोई भी करेगा नहीं, नहीं। बहुत जायज सी बात है। हुँ, तो हुँ, वो भी नेगोशिएशन होता है वहां पे। हुँ। और तो बट हाँ, डिस्क्रिमिनेशन है। उनके बच्चे क्या बाहर जाके, जैसे विक्की कौशल का रोल दिखाया है, वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और बताना नहीं चाहते हैं बाहर में कि वो किस समाज से आते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन है। मैं जब इस पे काम कर रही थी किताब के ऊपर, तो सिर्फ डोम वाराणसी में नहीं, आप कहीं भी जाइए, जो भी डेथ वर्क से जुड़े लोग हैं, जो मैंने पहले भी बोला, हुँ, उनको एक नीची नजर से ही देखा जाता है। हुँ, डिस्क्रिमिनेशन है इस बात को लेके। इनफैक्ट पंडित जो है, महापात्रा जो है, पंडित जो कि डेथ वर्क में असिस्ट करते हैं, या बाकी डेथ वर्कर्स हैं जो कि शव को उठा रहे हैं, शव को रख रहे हैं, उन सबको भी इसी नजर से देखा जाता है। कितना इमोशनल चैलेंजिंग काम होता होगा ये। बहुत इमोशनली बहुत चैलेंजिंग है। इनफैक्ट कोविड के दौरान जब मैं इंटरव्यू कर रही थी डेथ वर्कर्स को और बाकी सुपरवाइजर्स को, बहुत चैलेंज, आई मीन आप रोज देखेंगे तो ये इतना चैलेंजिंग काम है, रोज शव आ रहे हैं, आप कर रहे हैं। और कोविड के दौरान तो मतलब लाइनें लगी हुई थी, बहुत ही, अरे उस मतलब वक्त तो हमने देखा है कि कुछ हो देखा ही नहीं है। रहा था। वो हाँ, गंगा किनारे वो किस तरीके से। छोड़ दिए जा रहे थे शव, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं था लोगों के पास। लकड़ी भी महंगी हो गई थी, वुड लॉबी इतनी ज्यादा थी, जगहें श्रिंक हो गई थी, मेकशिफ्ट पायर्स बना दिए गए थे कितने सारे। तो वर्कर्स का काम वैसे ही बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है स्ट्रेसफुल। एक तो स्मोक में रहना पूरा टाइम, कितना स्मोक निकलता है। बाकी बेरियल वर्कर्स भी अगर आप देखें, जो खोदने का काम करते हैं, मेहनत का काम है, शव को हैंडल करना है, नीचे उतारना है, सही तरीके से खुदाई होनी चाहिए। काम भी, लकड़ी भी तो ठीक तरीके से आपको असेंबल करनी पड़ती है जब आप शव को उसके ऊपर लिटाते हैं, वो भी एक समझ का काम है। उसके बाद उसको कैसे मैनेज करना है जब तक फैमिली इकट्ठा करने के लिए नहीं आती है। तो ये इमोशनली काफी ड्रेनिंग रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डेथ वर्कर्स हैं वो नशे का सहारा भी लेते हैं उसको मैनेज करने के लिए। काम कोई और उनको देगा नहीं, कोई और दूसरा उनको कोई काम नहीं मिलेगा। अगर यही काम करना है तो फिर कैसे करेंगे? इतना इमोशनली ड्रेनिंग काम है। एक तो आप डेड बॉडीज को डे इन एंड डे आउट देख रहे हैं, दूसरा आप स्मोक इनहेल कर रहे हैं, वो भी तो हैजार्डस है ना हेल्थ के लिए, तो आपके नॉट लिए। ओनली इमोशनली, फिजिकली भी फिजिकली चैलेंजिंग है, ऑल्सो, इमोशनली भी या चैलेंजिंग इट है। इज चैलेंजिंग। फिर मॉर्चरी वर्कर्स के बारे में भी मैंने लिखा है। डॉक्यूमेंट्री, फोटो डॉक्यूमेंट्री थी इसके ऊपर, किसी ने बनाई थी। विजय माधवन है एक फोटोग्राफर, उन्होंने मॉर्चरी वर्कर्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तो उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए सामने, काफी दहराने वाले थे। कि मॉर्चरी वर्कर्स अपना आइडेंटिटी नहीं बताते हैं बाहर में, वो बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में काम करते हैं। क्योंकि अगर पता लग जाए कि आप पोस्टमार्टम से जुड़े हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो एक मॉर्चरी वर्कर का किस्सा बता रहे थे वो मुझे, तो बोले कि उनकी बेटी को स्कूल में पता लग गया कि पिताजी क्या काम करते हैं। बेटी को स्कूल में बच्चे बोलते थे कि तुम्हारे ऊपर से बदबू आ रही है, तुम हमारे पास नहीं बैठो। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, स्कूल में भी बच्चे फेस करते हैं, फैमिलीज भी। तो उनके बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे कैसे? तो एक अलग कभी कभी बिना बोले होता है, कभी कभी बोल के होता है डिस्क्रिमिनेशन। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है डेथ वर्क से रिलेटेड,
डिस्क्रिमिनेशन वर्ल्ड वाइड है। जो एम्बामिंग करते हैं। मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी, डेथ एंड ग्रीफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, तो बाहर से यूके से एक प्रोफेसर आई हुई थी, उनका काम था एम्बामर्स के ऊपर। अच्छा। जो एम्बामिंग करते हैं, बॉडी को प्रिजर्व करते हैं ना कुछ समय तक, तो उनके बारे में बता रही थी कैसे उनकी जो मैरिड लाइफ थी और जो उनके लव अफेयर्स थे, उसमें लोग उनको छोड़ के चले जाते थे, कहते थे तुम्हारे ऊपर से बदबू आती है। तो बट डेथ वर्क को इंडिया में तो एक अलग ही लेवल है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन का काफ़ी ज़्यादा है। यूरोप वगैरह में उतना नहीं देखने को मिलता है ये, बिकॉज डेथ वर्क में वहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स अभी जुड़ रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि उनको कम्युनिटी को सर्व करना है। पर वहाँ पे ऐसे ओपन फायर क्रिमेशन होता भी नहीं। क्रिमेशन बहुत पॉपुलर हो गया है मेथड, बाहर के देशों में भी, अमेरिका में बहुत लोग ऑप्ट कर रहे हैं क्रिमेशन को, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं। ओपन फायर नहीं होता है वहाँ पे। इलेक्ट्रिक जो अब इंसिनरेटर्स इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग है वो कि लोग उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रिलीजियस मान्यताएं जुड़ी हुई हैं उससे रिलेटेड, जैसे वो कपाल क्रिया जिसमें जब शव पूरा जल जाता है तो उसके बाद सर पे डंडा मारते हैं और ये माना जाता है कि उसके बाद शरीर मुक्ति हो गई। तो वो तो हो नहीं रहा है इलेक्ट्रिक जो उसमें किया जा रहा है। तो बहुत अभी मतलब क्या इसको भी आप कैसे देख रही हैं, कब तक लगभग लग रहा है कि हाँ लोग बाग मुझे लगता है जो लास्ट राइट्स एंड रिचुअल्स हैं सबसे धीरे चेंज होते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों की एक्सेप्टेंस बहुत लिमिटेड होती है और बहुत पर्सनल चॉइस है ना। मैं कैसे चाहती हूँ मेरे लास्ट राइट्स हो, मैं चाहती हूँ मुझे सीएनजी से किया जाए, और मेरे परिवार का क्या समझ आती है फिर। वो बोलेंगे नहीं नहीं हम तो सीएनजी नहीं करेंगे, जबकि मैं चाहती थी कि सीएनजी से किया जाए। कोई भी जन चाहते थे कि उनका सीएनजी या इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में किया जाए। तो ये एक बहुत पर्सनल चीज़ है और इसको बदलाव लाने में बहुत समय लगेगा। जब यूरोप में क्रिमेशन को पॉपुलराइज किया गया था एज अ सैनिटरी मेथड, बिकॉज उन्होंने देखा कि जब एपिडेमिक्स आते थे तो बेरियल्स की स्पेसेस नहीं होते थे और बेरियल बहुत हाइजीनिक नहीं था, कुछ जगह ही नहीं रहेगी। ये जगह की एक बात है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस बहुत रहता था क्योंकि वाटर कंटामिनेशन बहुत हाई होता है उसमें। और अगर इन्फेक्टेड है बॉडी तो डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को ये बात समझ आ गई कि क्रिमेशन को पॉपुलराइज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पर्सनली क्रिमेशन को अडॉप्ट करना शुरू किया यूरोप में। ये मैं एक सेंचुरी पहले की बात कर रही हूँ। रिकॉर्ड्स मैंने देखे, मैंने किताबें देखी जिसमें मैंने इसके बारे में पढ़ा। एक सेंचुरी पहले उन्होंने इस मेथड को पॉपुलराइज किया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट करना शुरू किया और पॉपुलराइज करना शुरू किया। तो सब साथ जुड़ गए, तब ये मेथड पॉपुलराइज हुआ क्रिमेशन बाहर में, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी उस समय एज अ सैनिटरी मेथड, एज अ फ्यूनररी मेथड। जो है उनको लगा कि ये सही रहेगा उस टाइम के हिसाब से। तो वैसे ही जैसे अब हम देख रहे हैं, अभी तो दिल्ली की हालत आप देख ही रहे हैं क्या हो रखी, कितना स्मॉग है, कितना स्मॉग है। हाँ, सही बात है। तो इसलिए धीरे धीरे शायद एक्सेप्टेंस आ सकती है, लेकिन अवेयरनेस स्प्रेड करने की भी ज़रूरत है, इनके मेथड्स के बारे में बात करने की ज़रूरत है ताकि लोग समझें कि क्या है और क्या नहीं है। बहुत सारी नई चीज़ें पता चली और ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमें किसी ना किसी दिन मिलना है, लेकिन हम बचते रहते हैं। और कई सारे कल्चर्स के बारे में अलग अलग हमें पता चला। तो बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में और इतनी सारी जानकारियाँ हमें देने के लिए। अगर और भी आप बहुत डिटेल्ड में आप समझना चाहते हैं कि क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं इतने कम समय में की जा सकती थी, तो उनको समझने के लिए आप ये किताब है द फाइनल फेयरवेल, इसको हार्पर कोलिंस ने पब्लिश किया है, आप इसको ख़रीद करके पढ़ सकते हैं। और ये फाइनल फेयरवेल जो होता है, इस पूरी प्रक्रिया के हर एस्पेक्ट को बहुत ही फैक्चुअली आप जान सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में बताइए कि एपिसोड आपको कैसा लगा। थैंक्स। थैंक यू।